पेड बैच में भी पढ़ रही है और मेरे फ्री बैच में भी हर क्लास में इसका प्रेजेंस दिखता है। इसका मतलब बेटा दुनिया हो या एग्ज़ाम हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जब बिल्कुल कहते हैं ना कि जब नेचर भी चुनता है तो कहते हैं सबसे फिट जीन्स चुनता है, जो जीन्स सर्वाइव करेगा उसको चुनता है। और बाकी क्या होता है आप देखोगे, छोटे जानवरों में देखोगे, खासकर पंछियों में और जानवरों में देखना, जो माँ होगी ना 5, 6, 8, 10 बच्चे होते हैं उनके, है ना, उनमें से जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, एक तो वो कमज़ोर पैदा होता है, दूसरी बात है उसकी माँ उसको दूध पिलाना बंद कर देती है और वो भूख से मर जाता है और बहुत गंदी हालत में मरता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर दया नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जिस दुनिया में, जिस जंगल में हम रह रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मेरे 10 बच्चे हैं, 4 तो बड़े होने से पहले ही कोई ना कोई मार के खा जाएगा, 2 तो शायद आँख खोलने से पहले ही मर जाएगा, है ना। उस बच्चे जब होते हैं उनके पैदा ना, तो आँख नहीं खोल पाते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद उनकी आँखें खोलती हैं, ठीक है। बाकी जो बचने लायक है, मैं इसको दूध पिलाऊं कि उसको दूध पिलाऊं जो कि इतना कमज़ोर पैदा हुआ है कि वो 1-2 महीना के बाद उसको मरना ही है, तो उसको मरने के लिए छोड़ देती है, उसको अपना दूध तक नहीं पिलाती है। ये नेचर है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कहोगे कि मैम कैसे होगा एग्ज़ाम में, इतने रूल्स हम कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको जंगल का वो जो कानून है ना, जो बहुत सख्त कानून है, वो मैंने बताया कि माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जो कमज़ोर पैदा होता है। वो दूध से बिलखते बिलखते वो मर जाता है, उसको दूध नहीं मिलता, ठीक है। ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, जंगल का कानून बताया आपको, ठीक है। आपको अगर देखोगे तो गांव घर में देखो, बहुत गंदा एक नियम दिखेगा आपको, बहुत गंदी चीज़ दिखेगी, देख के आपको बहुत दुख होगा कि अगर गाय की बछिया होती है ना, तो उसको किसान अच्छे से दूध पिला के पालता है, लेकिन बछड़ा होता है तो क्या होता है, उसके मुंह में ऐसे लगा दिया जाता है कि वो माँ का दूध ना पी पाए, और बहुत थोड़ा बहुत दूध उसको चटा दिया जाता है। जनरली बछड़ा मर भी जाता है, नहीं तो बाद में बैल उल बना के बेच दिया जाता है, क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि बछिया होगी तो बड़ी होके हमें दूध देगी, बछड़ा है तो क्या है, बैल ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने समाज में देखो या आप जंगल का कानून देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप फिट हो, आपकी ज़रूरत है इस समाज को, तो आपको आगे ले जाया जाएगा, वरना ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाता है। लोग, जो जानवर मर जाता है तो उसी के स्पेशीज आकर उसको खा जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते मैम इतने कहाँ से करेंगे। आपको यार वर्दी पहनाएगा, वो भी सरकारी वर्दी, वो भी समझते हो। दिल्ली पुलिस में एक एसआई बन जाता है, उसको कितना भाव मिलता है। आप इंस्पेक्टर बनोगे एक्साइज के, आप समझते हो, आप एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे घर में आ जाते हैं तो हम किनारे बैठ जाते हैं, भाई जो देखना देख लो, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके सामने नमस्कार करते हैं आपको, आपके पास इतना पावर आने वाला है, आप इतने बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, और आप कहोगे हम कैसे करेंगे। यार राम जाता है राम खाता है, थोड़ी आपको पढ़ा के आपको इंस्पेक्टर बना देगा। सबको पता है एन इंक पॉट होता है, एन एप्पल होता है, इतना जानोगे तो कौन सा बहुत बड़ा तोप कर लिए। आपको क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाएगा जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे। इंग्लिश मीडियम वाले आपको पता है क्या है, पैसेज क्लोजेस सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको आराम से मात दे देते हैं। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ कि भाई मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन आपको 60 करीबन टेस्ट पेपर्स है, करीबन प्री का अलग सेट है, मेंस का अलग सेट है, रोज एक मेंस का सेट बनाओ, क्योंकि पैसेज क्लोजेस और सेंटेंस अरेंजमेंट का आसान जितना हो सकता है वो तरीका मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो समझो बेटा, दुनिया इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल है लाइफ में। आपको क्या लगता है, जब मैंने केडी कैंपस शुरू किया तो मेरा सीधा टक्कर था पैरामाउंट से, उस कंपनी को जिसको मैंने खुद 10 साल में खड़ी की थी। तब वो क्या लगता है, मेरे टीचर्स को क्या मेरे पर कोई रहम था कि नहीं नहीं मैडम तो इतने साल में मेहनत की, अब छोटी कंपनी को बड़ा करना है। वो हर चीज़ में कंपैरिजन करते, मैडम वहाँ इतना मिल रहा है, यहाँ इतना तो मिलना चाहिए, मैडम वहाँ पर इतने बच्चे आ गए, यहाँ तो इतना आना चाहिए। वो ये नहीं देख रहे थे कि उसको मैंने 10 साल में वहाँ खड़ा किया है, यहाँ तो अभी 2 महीना ही हुआ है, कैसे इसको हम क्या कर लें। लेकिन मुझे हर चीज़ में वहाँ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और कौन दे रहे हैं,
जिनको कुछ नहीं आता, जो अभी पढ़ाना ही शुरू किए, वो दे रहे हैं मुझे एग्जाम्पल कि मैडम देखिए वहाँ इतने बच्चे आ गए, अरे मूर्खो वो कंपनी मैंने बनाई है, गांव गांव घूम के पोस्टर लगवाया है मैंने, तो बच्चा तो उसको जानेगा ही। अब ये 2 महीने पुरानी कंपनी तुम उससे कंपेयर कर रहे हो। लेकिन मैं चुप थी, क्यों? कि मुझे पता था कि अगर आप मार्केट में हो, आपको सर्वाइवल करने के लिए सबसे बड़े से कंपैरिजन किया जाता है और सबसे ऊपर से ही आपको compete करना पड़ेगा। इसीलिए कभी ये मत कहो कि मैम कैसे करें और कैसे याद रहेगा। आप मेरे पास टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछो कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है, तब पता चलेगा कि हाँ आप उसको अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। और रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा, उसके लिए बहुत घिसाई करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? मेरा केडी लाइव में सारे टेस्ट पेपर्स है, प्री के भी है, मेंस के भी है, सब टेस्ट पेपर्स है, आप करो उससे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, सुनो ध्यान से। ये हम क्वेश्चन टैग में भी कर चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग में नहीं था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टैग में तो जो वर्ब था उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग फिट कर रहे थे, लेकिन वहीं पर मैंने इसको समझा दिया था कि भाई कलेक्टिव नाउन्स को अगर एक कलेक्शन के रूप में दिखाओगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या? टीम, कमिटी, आर्मी, ज्यूरी। भाई ज्यूरी क्या? जजेस का समूह इकट्ठे एक माइंड से डिसीजन देगा तभी तो एक होगा। क्लास इज गोइंग ऑन, क्यों कहा? क्योंकि भाई क्लास चल रही है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब कि जब भी आप किसी भी कलेक्टिव नाउन को एज अ होल, एज ए टीम लोगे तो आपको कुछ ऐसा वर्ड भी शायद दिख जाए, शायद, मैं हमेशा नहीं कहूंगी। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, यूनाइटेड मतलब एक मत, है ना? यूनाइटेड मतलब एक, इकट्ठा होना। जनरल सेंटेंस ऐसे ही, जैसे मैंने तो कहा द क्लास इज गोइंग ऑन, तो इस समय आप सिंगुलर वर्ब लोगे, सिंगुलर एडजेक्टिव लोगे, और प्रोनाउन मैंने सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लिख के सीधा इट लिख दिया, क्योंकि ही, शी और इट, यही तो 3 है जो सिंगुलर है। ही और शी तो लग नहीं सकता, क्यों? लड़का लड़की तो है नहीं, तो इट हो गया, है ना? शिंटू, वही तो मैंने कहा बेटा, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर तो देखोगे ना। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करो ना अब। और अगर पर पर्सन पर आप एम्फसाइज करोगे या बटे हुए हैं तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव और दे। देखो, प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव और दे। देखो, बोलो। टेस्ट पेपर प्रवीण, अब केडी लाइव ऐप में चले जाओ और वहाँ जाकर देख लो कहाँ है, बाय कर लो। ठीक है, हाँ अब आओ, एक बात बताओ, ज्यूरी अपना ऑर्डर पास कर देगी तो बोलोगे जजेस का समूह ऑर्डर कब से देती है? भाई इकट्ठे होके तब ना देगी ऑर्डर, इकट्ठे होके देगी। इकट्ठे होके दे रही है अगर ऑर्डर तो ज्यूरी के साथ हैश लगा दो, है ना? और हैश लगाओगे तो इट्स ऑर्डर होगा, क्योंकि देर तो हो नहीं सकता, इकट्ठे। क्लास चल रही है, अपने रूम में ही चल रही है क्लास, द क्लास इज गोइंग ऑन इन इट्स रूम। देखो, अब यहां पे अपने अपने ओपिनियन में बटे हुए हैं, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन होगा। देखो देखो, है ना? देखो, क्लियर? और यहां पे देखो भाई, ज्यूरी अपनी अपनी सीट पे बैठ गई है, अपनी अपनी सीट पे बैठी है, तो इकट्ठे थोड़ी हैं, तब तो आप पर पर्सन की बात कर रहे हो। तो ज्यूरी हैव प्लूरल वर्ब होगा, टेकन इट्स नहीं देयर सीट्स, यानी कि
प्लूरल में देयर, हैव, आर, ये सब कर रही हूँ मैं, और सिंगुलर में इट, इट्स, हैज़, वॉज, वो कर रही हूँ। देखो ये कैसा सेंटेंस है, बोलोगे नॉर्मल है, जनरल सेंटेंस है। ये भाई ऑर्डर पास कर रही है तब तो यूनानिमस ही होगी, एक मत होगी। इसमें ओपिनियन एक ही होगा, नहीं सॉरी, ओपिनियन डिवाइडेड है, इनकी डिवाइडेड है, डिवीजन वर्ड दिख रहा है, ये हो गया। और इसमें अपनी अपनी सीट ली हुई है। अपनी अपनी सीट का मतलब हुआ पर पर्सन एम्फसाइज है। देखो विनोद वो शुरू शुरू में होता है बेटा, अभी आप पढ़ो हो जाएगा। यस प्रवीण, बिल्कुल पैसेज क्लोजर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आपको कोर्स खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। चलो क्वेश्चंस देखो तो पहले। मुझे कंडीशनल सेंटेंस दिखा देना ना, लास्ट पे एक बार ऐसे पीडीएफ ही दिखा दो, उसके बाद लोड करना। हाँ कल करेंगे नीरज। ठीक तो है, ये वाला फाइनल हो गया ना? हाँ, ये डाल दिए थे इसमें, कब किए थे? ये वाला भी किए हो तो पुराना वाला डिलीट मार दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे बच्चे। अभी मैं कंडीशनल सेंटेंस रिप्लेस करवा रही हूँ, ठीक है? पुराना वाला डिलीट मारो। देखो द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज, कहां से आएगा भाई? एनिमल्स का मीट ना, तो देयर मीट होगा। देखो है ना। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस ना भाई, आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ द ड्यूज, यानी जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग के लिए द रिचेस नहीं आएगा, द रिच आएगा। जो अमीरों की लग्जरी से, विलासिता है, उसको मेंटेन किया जाता है। जो गरीब है ना, उनको जो मिलना चाहिए उससे उनको वंचित करके। ये जानते हो, ये मानना होता है क्या, ये इसका सोशलिस्ट्स का है ना, जैसे मार्क्सिस्ट जो थे उनका मानना है ये, सोशलिस्ट भी नहीं मार्क्सिस्ट का। देख लिए ना, अभी हम द रिच पढ़ाए थे ना। द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। देखो ठीक है। अब हम लोग एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, एडजेक्टिव पर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी वर्ब से रिलेटेड। तो मैं आ रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट पोर्शन, और पहला देखते हैं जो है सजेस्ट और वांट। जरा देखो तो, क्या एक काम करो, आज आप लोग 52 तक करो, 53 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग वोकैब देख लेते हैं। प्रवीण बात क्या है ना बेटा, मैंने इसमें कौन कौन सा बैच है? ओके अब इसमें बहुत 2-3 बैच हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है टेस्ट सीरीज़ का। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रही हूँ उसमें टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है?
मेंस का टेस्ट सीरीज़ है, वो चाहो तो आप बाई कर सकते हो, वो देख लो आप, आपकी मर्ज़ी। चलो हम लोग 6 नंबर वो क्या में थे ना, पेज नंबर 26 तक हो गया था। ट्वेंटी सिक्स तक इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलो रेन कैट्स एंड डॉग्स तक हो गया था। नेक्स्ट आओ जरा एक बार रीड कर लो तो। कर दिया है ना, चलो। देखो, अ कैट एंड डॉग लाइफ, जानते हो जनरली देखोगे कैट और डॉग को जब एक साथ छोड़ दोगे ना तो बहुत गंदे से लड़ते हैं, है ना। अब पालतू बिल्ली और कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरली यही होता है, कुत्ता और बिल्ली को एक साथ रख दोगे तो बहुत भयानक लड़ने लगते हैं। जैसे कई बार देखोगे जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होता है तो कहते हैं ऐसे कुत्ते बिल्ली के साथ जैसे लड़ते हैं और साथ में रहते हैं, यानी कि अनहैप्पी मैरिड लाइफ। देखो क्या है, a cat and dog life हुआ unhappy married life। clear? नेक्स्ट आओ let the cat out of the bag। इसका कैसे उत्पन्न हुआ, ध्यान से सुनना। इसका हुआ है उत्पन्न इस तरह से कि जब किसी बैग के अंदर अगर आप किसी बिल्ली को डाल दो तो ये उछल कूद मचाएगा। तो जनरली क्या होता है ना कि बहुत क्यूरियस सब होते हैं कि यार क्या है, बोरी में क्या बंद है जो हिल डुल रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को उठा के ले जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है जब बिल्ली निकलती तो अच्छा कुछ नहीं बिल्ली है, इसका मतलब है कि आदमी का जो क्यूरियोसिटी था ना वही ख़त्म हो जाता है। यार जो हिल डुल रहा था अंदर, जब वो बाहर निकलता पता चलता है यार ये कुछ नहीं बिल्ली थी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो सीक्रेट था उसको रिवील कर देना। जैसे किसी पॉट के अंदर बीन्स भरे हो तब तो वो छिपा हुआ है, लेकिन जैसे खोला वैसे बीन्स बाहर स्पिल किया तो क्या था अंदर सबको दिख गया। वही है दोनों का मतलब, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड स्पिल द बीन्स, दोनों का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। थोड़ा सा डिफरेंस था, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अ वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस, गूस सफ़ेद रंग का पंछी होता है, जनरली उसको क्या कहते हैं, बत्तख जैसा ही होता है वो। अगर वो वाइल्ड हो यानी जंगली हो तो इतना तेज भागेगा, उछलता हुआ और उड़ता हुआ इतना तेज भागता है कि अगर उसके पीछे अगर आप भागो और सोचो मैं पकड़ लूँगा तो आप कभी नहीं पकड़ सकते, है ना। उसको पकड़ना टोटली इम्पॉसिबल होता है। जैसे कई बार मैं देखती हूँ जो रात में एक प्रोग्राम आता है उसमें डिस्कवरी में शायद या नेशनल ज्योग्राफिक में, नेकेड एंड अफ्रेड। तो नेकेड एंड अफ्रेड में जनरली ऐसे ही कोई पंछी को अगर वो पकड़ने की कोशिश करते हैं खाने के लिए, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उसको पकड़ना टोटली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब उसके पीछे भाग रहे हो ना तो मूर्ख हो, मूर्खता वाला काम कर रहे हो। और होपलेस, यानी होपलेस का मतलब हो गया कि जो हो ही नहीं सकता है, यानी कि कोई उम्मीद ही नहीं कि वो होगा। इसलिए वाइल्ड गूस चेस इज ऐसा खोज या ऐसा प्रयास जो निरर्थक होगा, यानी कोई कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, और वो करना भी फूलिश है आपके लिए, ठीक है। देखो ठीक है, नहीं बेटा स्वैन नहीं है, स्वैन तो होता है हंस, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से देखो,
हो गया? यस, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अलग चीज़ है। इसका मतलब है टू रिपेंट, यानी कि टू रिपेंट फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, है ना, उसको फिर सुधारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट आओ, हैव अनदर फिश टू फ्राई। जनरली ये होता है जैसे कुछ आपका हिडन एजेंडा है उसके लिए भी, लेकिन इसके लिए एक और मतलब है कि भाई ये काम छोड़ो ना, मुझे कुछ और भी तो करना है, यानी कि ठीक है जो बना रही हूँ मैं बना रही हूँ, बट आई हैव अनदर फिश टू फ्राई, मतलब कुछ और भी काम है मेरे हाथ में, मुझे वो भी अटेंड करना है। सो दैट इज हैव अनदर फिश टू फ्राई। ठीक है। अ बर्ड्स आई व्यू, देखोगे जनरली जब बर्ड ऊपर से उड़ता है ना तो क्या करेगा, सरसरी तौर पे तो उसको सब कुछ दिखाई देगा। अब जैसे अगर आप बैठ के नीचे पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पोडियम के पास और ऊपर थोड़ा स्टेज में खड़ी हूँ, तो मैं एक बर्ड आई व्यू से सारे स्टूडेंट्स की कॉपी तो देख सकती हूँ, यानी सरसरी तौर पर ऊपर से, जैसे गूगल मैप वगैरह बनता है जो, वो बर्ड आई व्यू से बनता है, ऊपर से सरसरी तौर से लिया जाता है, दैट इज अ बर्ड आई व्यू। लेकिन ईगल आई क्या होगा भाई, ईगल का, चील की आंखें ऐसी होती कि ऊपर, बहुत ऊपर से भी अगर वो चूहा देखा तो सीधा वो आके उसी को उठाएगा और कहीं अपना चोंच नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब है वेरी कीन आई साइट, बहुत शार्प दृष्टि, वही देखो तेज नजर का होना, द एबिलिटी टू सी और ऑब्जर्व कीनली, कीनली का मतलब होता है बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ध्यानपूर्वक जिसको कहोगे। अब बर्ड ऑफ पैसेज, देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ और अगर ऊपर से उड़ते हुए बहुत सारे पंछियों को देख रही हूँ जाते हुए, तो बर्ड जो वो पास कर रहा है, यहाँ रुकने वाला नहीं है, किसी बहुत ठंडे देश से गुजरता हुआ किसी गर्म यानी कि थोड़ा वार्म जगह पे जा रहा है ना, तो वो बर्ड ऑफ पैसेज वहाँ रुकने वाला नहीं है, वो माइग्रेटरी बर्ड है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहीं पर थोड़ा बहुत यदा कदा आ गए, थोड़ा बहुत दाना पानी खा लिया, वहाँ पे एक आध दिन रुक गए, लेकिन वो कहीं और जाने वाले, यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी बर्ड ऑफ पैसेज कहते हैं, यानी कि अ पर्सन हु पास्ड थ्रू अ प्लेस विदाउट स्टेइंग फॉर लॉन्ग। जैसे माइग्रेटरी बर्ड भी वहाँ ठहरेगा, दाना पानी खा लेगा। बहुत सारे देशों में इन लोग के लिए स्पेशली ऐसा बनाया जाता है, झील बना देंगे वहाँ पे, काफ़ी अच्छा दाना का और मछलियों का अरेंजमेंट कर देंगे ताकि वो माइग्रेटरी बर्ड ऊपर से देखे तो वो उतरे, वहाँ पे उतर के थोड़ा बहुत खाए पिए। तो वहाँ पे लोग, फिर पर्यटक आते हैं देखने के लिए, क्योंकि दूसरे ठंडे देश से वो पंछी जा रहे हैं कहीं, है ना, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रुकते हैं, खाते पीते हैं, फिर वो निकल लेते हैं, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, जो कहीं पर थोड़े दिनों के लिए रुकने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट पेज ध्यान से देखो, पहले करो। देख लिया। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मसेरे भाई, मतलब क्लासेस में भी कई बार मैं देखती हूँ, एक महीना होते होते जितने पढ़ने वाले होते हैं वो एक कहीं कोने में आ जाते हैं, जितने बदमाश होते हैं कहीं एक कोने में आ जाते हैं। कोई अगर लड़की के पीछे पड़ा है तो बाद में देखते हैं या तो उस लड़की के साथ बैठा मिल जाता है, यानी पट गई, और नहीं तो फिर वो लड़का कहीं और दूर दिखता है। मैं समझ जाती हूँ कि बेचारे का दिल तोड़ दिया इसने, लिफ्ट ही नहीं दिया। यानी कि सब अपना अपना जुगाड़ कर लेता है। दिस मीन्स अपने अपने कैटेगरी के लोगों को खोज लेता है। यानी आप जिस कैरेक्टर के हो, जिस क्वालिटी के हो, आप अपने भी दोस्त वैसे ही बना लेते हो। इसलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब अपने जैसे लोग को खोजकर आप उसके साथ सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं।
टू बाइट द बुलेट। देखो जनरली ये क्या होता है, आपने देखा होगा जो मंगल पांडे का जो केस था उसमें क्या था, वो बुलेट बाइट करने का ही तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि हिंदू कहते थे इसमें चर्बी लगी हुई है गाय की, और मुस्लिम कहते थे इसमें चर्बी लगा हुआ है सुअर का। तो दोनों ने कहा कि हम इसको बाइट नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह से बाइट करके उसको खोलना था, राइट। इसका मतलब है वो ऐसा काम करना था जो अप्रिय था, उनको पसंद नहीं था। इसका मतलब टू बाइट द बुलेट का मतलब है टू डू समथिंग दैट यू वोंट डू इफ यू आर अलाउड टू मेक योर चॉइस। देखो अनुष्का, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। अब आओ बाइट द डस्ट। अरे इसका हिंदी तो है ना, किसी को धूल चटाना, इसका मतलब क्या होता है, हरा देना। तो धूल चाटना हो गया, इसका मतलब हार जाना। देखो बाइट द डस्ट या लिक द डस्ट, दोनों का मतलब वही होता है, हारना। एंड टू फेस द म्यूजिक दैट मीन्स पनिशमेंट फेस करना। इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग यू विल फेस द म्यूजिक, यानी कि तुमको पता है परिणाम अच्छा नहीं होगा, यानी तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। टू फेस द म्यूजिक का मतलब टू फेस अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम ऑफ वंस एक्शन, सजा मिलना, ठीक है। क्लियर, बताओ समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज में आओ, पहले इसको रीड करो। हो गया। नेक्स्ट आओ, टू एंड इन अ फियास्को। बेटा फियास्को का मतलब भी कई बार ऐसे पूछ लेता है, इट्स अटर फेलियर, बहुत खराब हार जो होती है ना उसको फियास्को कहते हैं, यानी बहुत डिसरेस्पेक्टफुल हार जो होती है उसको फियास्को कहते हैं। इसलिए देखो टू फेल कंप्लीटली। सो वाइल्ड ओट्स, मतलब अब भाई अपने बगीचे में ओट लगाओगे आप तो उसके क्रॉप्स होगा, और क्रॉप्स होगा फिर उगाओगे, फिर उसको खाओगे, यानी आप अपना अनाज उगा रहे हो। वाइल्ड ओट्स मतलब जहाँ मर्जी वहाँ ओट्स लगा दिए, मतलब भाई जहाँ तहाँ आपने फिजिकल रिलेशन बना दिया, जहाँ तहाँ आपके बाल बच्चे पैदा होके पता चले कि हाँ कहीं साउथ अफ्रीका में कोई लड़का है जिसका चेहरा आपसे मिल रहा है। समझ में आया, वही चीज़, टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप particularly when one is young, that is to sow wild oats, ठीक है। to pull the wool over one's eye, अगर वुल लेके आपके आँख के ऊपर लगा दे तब फिर आप देख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि आपको मुझे धोखा देना तो क्या करना होगा, आपकी आंखें बंद कर दो, यानी आपको कुछ दिखाई ना दे। दैट मीन्स इफ़ आई पुल द वुल ओवर योर आइज, मतलब मैं आपको धोखा दूंगी, टू डिसीव, ताकि आपकी आंखें बंद रहें, ठीक है। क्लियर। एट लार्ज, इफ आई से द टेररिस्ट इज एट लार्ज, इसका मतलब द टेररिस्ट इज एट लार्ज का मतलब हो गया कि वो भागा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब भागा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं इफ यू सी द होल मैटर एट लार्ज, इसका मतलब ऐसे होल पूरा पूरा अगर आप देखोगे तो एट लार्ज का दो मीनिंग हुआ, एक तो हुआ भागा हुआ और इसका मतलब हुआ कि कुल मिला के। इफ़ यू सी द होल मैटर एट लार्ज, इसका मतलब है पूरा पूरा मैटर अगर लार्ज देखोगे, यू विल फाइंड नो वन वॉज एट फॉल्ट, इसका मतलब है कि पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो लगेगा किसी की गलती नहीं है। एट लार्ज का मतलब हुआ कुल मिला के, ठीक है। एंड हेड ओवर हील्स मैडली इन लव, मैंने एक बार एक फेसबुक में शेयर भी किया था कि लड़का उस लड़की को ऐसे खींचता है, दोनों पलट के गिरते हैं। मैंने कहा हेड ओवर हील्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसका मतलब मैडली इन लव। देखो
बोलो। यस, एट लार्ज का मतलब कानून के पकड़ से दूर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम देखो? चलो, हाँ प्रिया, आई एम ट्राइंग। देखो बात क्या है ना बेटा, अभी तक उसको अपॉइंट किया नहीं है मैंने। आई जस्ट वांट टू सी इफ़ यू कैन परफॉर्म वेल, तो उसके बाद मैं उसको क्विज़ के लिए कंटिन्यू कर लूँगी। चलो देखती हूँ मैं। इतना ही रहने दो, आज ख़त्म हो गया हमारा ये पेज, यानी कि 6 नंबर ख़त्म है। 6 नंबर लोड कर दिया था। चलो 6 नंबर तो आपका लोडेड भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज इतना ही रहने दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखो 7 नंबर तैयार रखना।